मकान का मालिक होता है, लेकिन मकान के मलबे का मालिक हो सकता है कोई? जी हाँ, आज की हमारी कहानी है मलबे का मालिक और इसके लेखक हैं सुप्रसिद्ध नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर मोहन राकेश। मोहन राकेश को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की एक विशिष्ट कहानी है जो जीवन की त्रासदी के मानवीय अभावों को उकेरती हुई एक राजनीतिक विषय वस्तु के सामाजिक पक्ष को व्यक्तिपरक अभिव्यक्ति देती है। मलबे का मालिक कहानी का आरंभ विभाजन के 7.5 साल बाद हॉकी मैच देखने के लिए लोगों के अमृतसर आगमन से होता है, जिसका वास्तविक उद्देश्य अपने पुराने छूटे हुए घर तथा बाजारों की एक झलक देखना मात्र है। अमृतसर के बाजार बांसा में कभी विभाजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसके कारण यहाँ आगजनी और नरसंहार की व्यापक घटना घटित हुई थी। इन्हीं घटनाओं की विभीषिका के मध्य किसी कारणवश एक मुसलमान गनी मियाँ सकुशल बच गए थे और पाकिस्तान चले गए थे। वही गनी मियाँ आज 7.5 साल बाद अपने पुराने घर की नष्ट हुई इमारत तथा उसके मलबे को भावुकतावश देखने आता है तो उसे गली वाले बच्चे उठाने वाला समझकर आतंकित हो जाते हैं। गनी मियाँ के घर के मलबे पर अपनी दादागिरी दिखाने वाला गुंडा तथा हत्यारा व्यक्ति रखा पहलवान से उसका आमना सामना होने पर अंदर तक वह हिल जाता है, क्योंकि यही रखा पहलवान गनी मियाँ के घर तथा उसके सदस्यों का संहारक था। गनी मियाँ को इतने वर्षों के बाद अचानक देखने के बाद रखा पहलवान स्वयं में एक परिवर्तन महसूस करता है तथा वह अपने शार्गिदों को 15 साल पूर्व की वैष्णो देवी यात्रा के अनुभव सुनाने लगता है। मलबे का मालिक कहानी में मोहन राकेश ने गनी मियाँ तथा रखा पहलवान के माध्यम से पूरे समुदाय का जीवन, उनके विश्वास, संस्कार, पद्धति तथा प्रथाओं को उजागर किया है। गनी मियाँ लाहौर से आई टोली का सदस्य होने पर भी बाजार बासा तक पहुँचने वाला अकेला व्यक्ति है, जो दंगों में अपने पूरे परिवार को गंवाने के बाद वापिस आकर अपने घर को वैसा ही बने रहने की असंभव आशा से उसे देखने अमृतसर आता है। अपने मकान के मलबे के पास पहुंचने पर उसकी स्मृति की तहें एक के बाद एक और पहचान की परतें खुलती जाती हैं और वह अपनी जिंदगी की आशा, आकांक्षाओं, नाते रिश्तों के अवशेष का साक्षात्कार करता हुआ नियति को स्वीकार कर लेता है। रखा पहलवान ठेठ गुंडा लुटेरा है जो चिरागदीन के पूरे परिवार का हत्यारा है और गनी मियाँ के मकान के मलबे का जबरन अधिकारी बन बैठता है। गली वालों की दृष्टि में रखा पहलवान सिर्फ एक निर्दय, गुंडा, लुटेरा और औरतों की इज्जत से खेलने वाला व्यक्ति है, जिसमें संवेदनशीलता तथा भावुकता का अत्यंत अभाव है। नमस्कार मित्रों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए पढ़ते हैं कहानी मलबे का मालिक, जो कि मोहन राकेश की एक सुप्रसिद्ध कहानी है और इसका शीर्षक अपने आप में इस त्रासदी को, विभाजन की त्रासदी को हमारे सामने प्रकट कर रहा है, चीख चीख कर कह रहा है। आइए पूरी कहानी का वाचन करते हैं और इस कहानी की यात्रा के दौरान आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। कहानी की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ होती है। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहाँ की हर चीज़ को देख रही थी जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण का केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीज़ों की याद दिला रहे थे। देख फतेह दीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। इस नुक्कड़ पर सूखी भटियारिन की भट्टी थी, वहाँ अब वह पान वाला बैठा है। ये नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लालाइन वह नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों से तुर्रेदार पगड़ियाँ तथा लाल तुर्की टोपियाँ नजर आ रही थी। लाहौर से आए मुसलमानों में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर आता। वल्ला, कटरा जयमल सिंह का इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ से सबके सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी न,
अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते, वली वह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगिर होने लगते। ज़्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं, सुना है शाहालमी गेट का बाजार पूरा नया बना है, कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई, वहाँ का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है, कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, ये ठीक है। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है, जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। बाजार बांसा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है, जहाँ विभाजन से पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहाँ ज़्यादातर बांसों और शहतीरों की ही दुकानें थीं, जो सब की सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बासा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बासा के आसपास के कई मोहल्लों को तो आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। खैर किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर उनमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच वे मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। और यहाँ से कहानी के शीर्षक का संकेत हमें मिल जाता है कि मोहन राकेश जी ने इस कहानी का शीर्षक मलबे का ढेर क्यों रखा है। बाजार बासा में उस दिन की चहल पहल नहीं थी, क्योंकि इस बाजार के रहने वाले ज़्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी ने भी लौटकर आने की हिम्मत नहीं रखी थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया और वहाँ की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाईं तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहाँ बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह यही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी कीड़ी खेल रहे थे और कुछ फासले पर 2 स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थीं। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पजामे से बाहर को निकल रहे थे। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर आ बेटा, आ तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप रह गया, लेकिन फिर उसी तरह होठ बिसुरकर रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे को बाहाँ से पकड़कर गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बाहाँ छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर साथ सटा लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर खसम खाने, रोएगा तो वह मुसलमान तुझे पकड़कर ले जाएगा, कह रही हूँ चुप कर। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह उसने वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतारकर वहाँ थोड़ा खुजलाया और टोपी अपनी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने थोड़ा काँप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहाँ पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे रहते थे, वहाँ अब एक 3 मंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते जर्रों को देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बुढ़े को वहाँ खड़े देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? बुढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे तेरा नाम मनोरी है न? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? 7.5 साल पहले तू इतना सा था, कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की।
आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे, बुड्ढे ने कहा। मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओह गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसकी बीवी बच्चे तो अब मुझे नहीं मिल सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की सूरत ही देख लूँ। बुड्ढे ने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तुम तो शायद काफ़ी पहले यहाँ से चले गए थे, मनोरी के स्वर में संवेदना भर आई। हाँ बेटे, ये मेरी बदबख्ती थी कि मैं अकेला पहले निकल कर चला गया था। यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी। कहते हुए उसे एहसास हो आया कि ये बात उसे नहीं करनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया, पर आंखों में आए आंसुओं को नीचे बह जाने दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूँ। गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। ये खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थी, वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गई। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था। ये रखा पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उनमें हल्की चहमे गोइयाँ शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। यह था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफ़ी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज़्यादा कांपने लगे। ये मलबा? उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया। मनोरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा। उसकी बाह को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी हुई जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उनमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थीं, जिनकी कालिख पर अब सफ़ेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। उस मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, ये बाकी रह गया है यह, और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज़ निकली। हाय ओए चिराग दीना। जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर आसपास बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ रही। उन रेशों के साथ एक केंचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 8-6 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटरी पर इधर उधर सरसराने लगा। वह छिपने के लिए सुराख ढूंढता रहा। जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह न पाकर 2-1 बार फिर सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या अब पहले से कहीं ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गनी मियाँ किस तरह से अपने मकान के मलबे को देखकर, क्योंकि मकान तो बचा ही नहीं, और जैसा कि मनोरी ने कहा कि मकान उसी समय जल गया था, और मकान के जलने के बाद जो भी सामान था, लोहे का सामान था या कुछ भी ऐसा सामान था, वो लोग आसपास के उठाकर ले जा चुके थे। अब मकान तो रहा नहीं, बस मलबा ही रहा है, और गनी मियाँ इस मलबे को देखकर ही अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और साथ में भावुक हो जाते हैं, क्योंकि जो अपना मकान होता है वो अपना ही होता है। चाहे आप उसको छोड़कर क्यों ना चले जाएं, चाहे कितने ही साल के बाद आप क्यों ना आएं, वो जो यादें होती हैं, जो संवेदना और भावना उसके साथ जुड़ी हुई होती है, वो हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उनमें चहमी गोइयाँ चल रही थी कि आज कुछ न कुछ ज़रूर होगा। चिरागदीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की वह सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी।
लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा, कि जैसे कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया, कहा कि वह 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। वहाँ के हिंदुओं पर उसका काफ़ी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कोर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर बैठ गया। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाती और चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ दौड़ी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाहें पकड़ ली और रखा अपनी जांघों को अपने घुटनों में दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है बहन के, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले पाकिस्तान। और जब जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था, यानी कि चिराग की हत्या कर दी गई थी। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो चुकी थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद किवाड़ों में ही उन्हें देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। रखे पहलवान और उनके साथियों ने उन्हें भी उस रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे तबील रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई, यानी कि उनके साथ बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। तो इस घटना के माध्यम से हम देख सकते हैं, इसको पढ़ना और सुनना ही किस तरह से हमारी रूह को कपा देने वाला है। और यही घटनाएं जिन व्यक्तियों की आंखों के सामने घटित हुई है, उनके रूह किस तरह से कापी होगी और किस तरह से उन्होंने इस घटना को देखकर महसूस किया होगा, इसका हम सिर्फ अंदाज़ा मात्र लगा सकते हैं। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही थी। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उस घर में आग लगा दी थी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नज़र रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। रखे पहलवान ने चिराग को सिर्फ इसलिए मारा था ताकि उसको मारने के बाद उसके इस मकान को वो कब्जा सके। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक पता ही नहीं चल सका था। अब 7.5 साल से रखा उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा था, जहाँ न वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और न ही खुमचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी इजाज़त के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि ये सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे को, मिट्टी को नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था। वो दरवाजे की चौखट को बाह में लिए हुए रो रहा था। बोल चिरागदीन, बोल, तू कहाँ चला गया? ओए, ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को पीछे क्यों छोड़ दिया? ओए। और भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया, या वह खुद ही जाग गया, ये जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। उसके गले में थोड़ा झाग उठाया, जिससे उसे खांसी आ गई। उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से धोखने की सी आवाज़ निकली और उसका निचला होठ थोड़ा बाहर को फैलाया। गनी अपने मलबे पर बैठा है? उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग से घरघराई आवाज़ में कहा। मगर वह वहाँ बैठा है, लच्छे ने आंखों में एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा। बैठा है, बैठा रहे, तू चिलम ला। रखे की टांगें थोड़ी फैल गई और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेर लिया। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया हो, लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। मनोरी की क्या शामत आई है? लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर अपने हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और तो किसी से गनी की बात नहीं हुई है? नहीं। ले। और उसने हंसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी।
मनोरी गनी की बाह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंख आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती। मनोरी गनी की बाह थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था, उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी कर कर उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घरघराहट हुई, पर वह बोला नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीचे करके कहा। मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिरागदीन का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई। सफ़ेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियाँ भी कुछ फैल गई थी। रखे का निचला होठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया? गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चहमे गोइयाँ तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। यहाँ पर सभी जानते हैं कि चिरागदीन और उसके परिवार की हत्या रखे पहलवान ने की है, लेकिन गनी मियाँ इसके बारे में नहीं जानते हैं और वो उसी भाव के साथ रखे पहलवान के साथ मिलते हैं। उसकी बाहें उससे गले मिलने के लिए भी उठती हैं, लेकिन रखे पहलवान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, तो वो वैसे ही रह जाते हैं। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलोच भी हो, तो आसपास के जो लोग हैं वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर गनी मियाँ को पता चल गया कि चिरागदीन की हत्या रखे पहलवान ने की है तो मामला बिगड़ सकता है। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब वे दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा न इसका है न गनी का, मलबा तो सरकार की मलकियत का है। मरदूद किसी को वहाँ गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोरी भी डरपोक है। इसने गनी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे ने ही चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है? रखा आदमी नहीं है, सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और यहाँ आज ये मिट्टी देखने आया हूँ। बसे घर की आज यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे तो मेरा ये मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछला आई। पहलवाने ने अपनी टांगे समेट ली और अंगोछा कुएं की मुडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी। वह कश खींचने लगा। तू बता रखे, ये सब हुआ किस तरह? गनी किसी तरह अपने आंसू रोककर बोला, तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी। ऐसे ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज़ में एक अस्वाभाविकता की गूंज है। उसके होठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। मूँछों के नीचे से पसीना उसके होठ पर आ रहा था। उसे माथे पर किसी चीज़ का दबाव महसूस हो रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रखे पहलवान से ही गनी मियाँ पूछ रहे हैं कि तुम इतने ताकतवर थे, तुम तो भाई भाई की तरह रहते थे, तो वो तुम्हारे घर में भी आके छुप सकता था। अगर किसी ने उसको मारने की कोशिश की तो तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? पाकिस्तान में तुम लोगों के क्या हाल है? उसने पूछा। उसके गले की नसों में एक तनाव सा आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गले में थूक दिया। क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी पर बोझ डालकर झुकता हुआ बोला। मेरा हाल तो खुदा जानता है। चिराग वहाँ साथ होता तो और बात थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चल, पर वह जिद पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा न हो, पर बाहर से तो खतरा हो सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों ओर से अपनी जान दे दी। रखे, उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब जान पर बन आती तो रखे के रोके भी न रुकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था।
पेट की आतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज़ उसकी सांस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तलवों में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियों सी ऊपर से उतरती और तैरती हुई उसकी आंखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी जबान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों के कोनों को साफ किया। साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने देखा कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे हो गए हैं। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया, सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वह छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। रखे के गले से मध्यम सी आवाज़ निकली। अंगोछा लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी हसरत भरी नज़र से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहमी गोइयाँ चलती रही कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा कि गनी के सामने रखे का तालू कैसे खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा, कितनी अच्छी थी वह। रखे मरदूद का घर न घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था। थोड़ी देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आई। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खखारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था। हाँ आया था, रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहरी बाईं तरफ की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज वे रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज़ दे देकर पास बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता रहता था। मगर उस दिन वह वहाँ बैठा लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को भेजकर वह गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। तत 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 हट। भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे के चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने से वहाँ शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज़ करता बह रहा था। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाज़ें मलबे की मिट्टी में से सुनाई दे रही थी। किच चिक चिक कर 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 चर। एक भटका हुआ कौवा न जाने कहाँ से उड़कर उस चौखट पर आ बैठा। इससे लकड़ी के कई रेशे इधर उधर छितरा गए। कोई के वहाँ बैठते न बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्राकर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। कू कू कू। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाता कुएं के पीपल पर चला गया। कोए के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दुर दुर दुरे। मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा, बू बू कू कू। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को माँ की गाली देकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। उसके वहाँ से हटते ही कुत्ता गले में उतर आया और कुएं की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। काफ़ी देर भौंकने के बाद जब उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो वह एक एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट आया और वहाँ कोने में बैठकर गुर्राने लगा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कहानी का यहाँ समापन हो जाता है। हमने देखा कितनी बारीकी के साथ छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे भावों का, छोटी छोटी ऐसी बातों का वर्णन मोहन राकेश ने कितने अच्छे शब्दों में यहाँ पर बयान किया है। गनी मियाँ रखे पहलवान से उसी आत्मीयता के साथ बात करता है, उसको दुआएं देता है और अंत में ये भी कहता है कि मेरा बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम सभी मिलकर भाई भाई के जैसे रहते थे, तो तुम लोगों को देख लिया तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने चिराग दिन से मिल लिया। और ये बातें कहीं ना कहीं रखा पहलवान अपने मन में महसूस कर रहा है।
कहीं ना कहीं उसकी आत्मा उसे कचोट रही है, वो आत्मग्लानि से भर गया है, लेकिन उसका जो अहंकार है, उसकी जो अकड़ है, जो उसकी बुराई है, वो उसके ऊपर इतना हावी है कि जो उसकी आत्मीयता का भाव है, जो उसकी आत्मग्लानि है, वो बाहर नहीं दिखाना चाहता। और फिर छोटी छोटी बातों के माध्यम से हम देख सकते हैं कहानी में किस तरह से एक नया मोड़ दिया गया है। कुत्ते के माध्यम से, कोए के माध्यम से, आवाज़ों के माध्यम से उसका जो अंतर्मन है किस तरह से उसे कचोट रहा है, किस तरह से उसे कोस रहा है कि तुमने कितना गलत किया। और वैसे भी इंसान बुरा नहीं होता, उसके जो कार्य होते हैं, जो संगति होती है, जो बार बार गलत कार्य करने का अभ्यास होता है, वही उसे बुरा बनाता है। तो यहाँ पर रखा पहलवान किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करता है, किस तरह से गुंडागर्दी करता है, किस तरह से लोगों की हत्याएं करता है, लेकिन अंदर से उसकी जो आत्मा है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई की रोशनी अभी भी मौजूद है। और गनी मियाँ की अच्छाई को महसूस करके कहीं ना कहीं वो रोशनी बाहर आना चाहती है, लेकिन बुराई इतनी अधिक है, इतना अंधकार फैला हुआ है कि वो आने की कोशिश तो कर रही है लेकिन आ नहीं पा रही है। और हम सभी के साथ भी ऐसा होता है। बहुत बड़ी बातों के संदर्भ में ना जाकर अगर हम छोटी छोटी बातों को अपने आसपास देखते हैं, जब भी हम किसी को कुछ बुरा कहते हैं, किसी को डांट देते हैं, किसी पर गुस्सा दिखाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जो सही नहीं है, हम अपनी ज़बान से उसको सही नहीं मानते, लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो हमारा अंतर्मन है, वो उसको सही मान चुका होता है। और फिर हमारे मन का जो अंतर्द्वंद है, हमारे मन की जो आत्मग्लानि है, वो हमारे मन के सुकून को, संतोष को भंग कर देता है। तो यहाँ पर ऐसा ही किसके साथ हुआ है? ऐसा ही रखे पहलवान के मन के साथ हुआ है। गनी मियाँ की अच्छाई ने और उसकी बातों ने कहीं ना कहीं उसके मन की शांति को भंग कर दिया है, उसकी आत्मा उसे कचोट रही है। और साथ में भारत पाक विभाजन की त्रासदी को कितने अच्छे शब्दों में यहाँ पर मोहन राकेश जी ने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं, जिसके ऊपर अनेक फिल्में बनी हैं, लेकिन ये जो दुख है, ये जो दर्द है, वो पूरी तरह से कोई भी बयान नहीं कर सकता। ये वही महसूस कर सकता है जिसके साथ घटित हुआ है, जो इसका साक्षी रहा है। हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं, और कल्पना मात्र करने से ही हम इतना व्यथित हो जाते हैं। तो सोचिए, वास्तव में जब ये घटना घटित हुई थी, वास्तव में लोगों के ऊपर जब ये आप बीती हुई थी, तो उनके साथ कैसा हुआ होगा। आज की इस कहानी में बस इतना ही। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? आपकी सोच और आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।